नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। शिवांगन ओल्ड एज होम खोलने के बाद में मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियोज लगातार डाल रही हूँ। तो उसके तहत मैं जो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरी माँ का, तो वो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और ये वीडियो मेरे लिए बहुत पेनफुल है उन बातों को बताना, इसलिए मैं भावों के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही हूँ कि भावों को मैच करना सीखें, भावों को समझना सीखें, दूसरे के भावों को समझाना सीखें, नहीं तो पूरा जीवन बेकार हो जाता है और किसी भी काम का नहीं रहता। मृत्यु भी आपके काम की नहीं होती, लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। तो ये कोरोना आया, उस पीरियड में मेरी मदर तो बहुत पहले से बीमार थी, लेकिन कोरोना आया तो उसमें कहीं आ नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी। तो उन्हें आदत थी कि वो थोड़े लोगों से मिलें जुलें, वो उसमें खुश रहती थी। वो एकाकी जीवन पसंद नहीं करती थी और वो थोड़ा मेरे से थोड़ा सा उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो ठीक रहती थी। तो उनको केयर और शेयर दोनों चीजें उन्हें मिल नहीं पाई उस समय। तो मेरे पास फोन करती थी तो वो मुझे भी अपने मन की बात नहीं बता पाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैं भी बीमार हूँ तो इसको प्रॉब्लम और ज्यादा होगी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल है तो इसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो वो नहीं बताती थी, अपना दुख अपने तक रखती थी। बहुत ज्यादा परेशान होती थी तो एक दो बात बताती थी। और जो मेरा भाई तो था नहीं, भाई के बच्चे थे और भाभी थी, उन्होंने उनकी केयर नहीं की बिल्कुल भी, और सामने सामने उनको इमोशनली ऐसा कर दिया कि अब तो आप हमारे साथी हो और आपको कोई सुनेगा भी नहीं, यहीं पे ही रहना है। अब वो घूमने फिरने की शौकीन थी, थोड़ा मिलती जुलती थी लोगों से, क्योंकि घर से परेशान जो इंसान होता है तो बाहर अपना चाहे झूठी समझो या सच्ची समझो खुशियां तलाशता है। मेरा यही है कि किसी व्यक्ति को आधार बनाने से आप और ज्यादा गड्ढे में चले जाओगे। आपको सोच समझ के आधार सेलेक्ट करना है, अपने शरीर को भी देखना है। मैं उन्हें बार बार समझाती थी, लेकिन उनका मन अचानक से उचंग हो जाता था और वो कहीं ना कहीं जो उनके दोस्त थे पुराने, उनसे मिलने की अंदर ही अंदर वो लालसा रखती थी। मैं मना करती थी कि आपके दोनों घुटने जवाब दे गए, पूरा गैप आ गया। डॉक्टर्स ने खुद मुझे बताया सफदरजंग में कि ये बहुत तकलीफ में है और कैसे चल रही है ये हमें भी नहीं पता, आप इनका जल्दी ऑपरेशन करवाओ। तो वही था कि उनको लगता था मेरी बेटी खुद इतनी परेशान रहती है, कैसे करवाएगी, क्योंकि बिस्तर में रहना पड़ता है ऑपरेशन के बाद। मैंने बहुत समझाया कि मैं आपका करवा दूंगी, जैसे भी करवाऊं आप करवा लो, नहीं मानी। तो कोरोना में क्या हुआ, वो किसी फ्रेंड से मिलने गई और वो गिर गई, जो स्लोप होता है गेट का वहां पे वो गिर गई। उसके बाद में जैसा तैसा चल रहा था जीवन उनका। मैं कहती थी मम्मी तुम्हें प्रॉपर रेस्ट करना है, बिल्कुल भी खड़े मत हो, रेस्ट करो, जो बिस्तर में आ रहा है ठीक है, और नहीं आ रहा है तो आप किसी और को बोल दो फोन करके कि मुझे ये चाहिए, और अपने बेड के पास में रखो चने मूंग, जो चीजें आपको हेल्थ के लिए ठीक है वो रखो थोड़ी थोड़ी, ताकि खाने पीने में लेट सेट हो तो आप अपना इंतजाम कर लो, क्योंकि थोड़ा ही खाते हैं बुजुर्ग लोग, मुझे पता है, लेकिन उन्हें समय पे चाहिए होता है। बच्चों के जैसा उनका मन और तन और बॉडी भी वैसी हो जाती है। तो मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वही था कि उनके हाथ मानते नहीं थे बिना काम किए हुए। मैंने उन्हें ये भी सलाह दी कि आप किताबें पढ़ो। ये वीडियो अपने बनाने का मेरा लक्ष्य यही है कि जहां जहां मेरी कमियां रही मैं उनको भी बताऊंगी, और जो दूसरे को भी कोऑपरेट करना चाहिए था उन्हें भी बताऊंगी। तो वो नहीं मानती थी, बार बार बैठ जाती थी और कुछ ना कुछ काम निकाल लेती थी। फिर वही हुआ, फिर बहन के यहाँ चली गई। फिर हमें लगता था कि बहन के यहाँ पे क्यों। फिर थोड़ा प्रॉपर्टी का भी इशू आया। मेरा ये था कि या तो दान करो या तो छोड़ दो प्रॉपर्टी का, बेटियों को मत शामिल करो, क्योंकि पूरी दुनिया में फैसले तो अच्छे के लिए हो रहे हैं। जब बेटा देखभाल नहीं करेगा तो बेटियों को देना चाहिए, मैं इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको फिर यही बैठ जाता है कि अच्छा बेटियों ने किया है तो लालच में किया होगा। सारी बेटियां लालची नहीं होती हैं। मैं इस जो चीजें हैं उनको स्ट्रांगली लाना चाहती हूँ। तो मैंने मना किया कि बेटी को जिसको चाहिए आप दे दो, जिसको नहीं चाहिए उनका नाम मत डालो प्रॉपर्टी में। तो मेरी बहन ने हम तीनों बहनों का नाम डलवाया, वही कि दबाव रहेगा उनके ऊपर, नहीं तो बेच देंगे। उसने भी अच्छा सोच के किया होगा, मैं उस चीज को मानती हूँ कि उसने बहुत अच्छा सोचा, ताकि थोड़ा दबाव भी जरूरी है। जो अपनी मनमानी करते हैं बिना कुछ किए धरे, उनके ऊपर दबाव जरूरी है। मैं ऑनेस्टली हर चीज को स्वीकार कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये था कि आप जिसको नहीं चाहिए उसका नाम मत डालो, मेरा मत डालो, क्योंकि ना मैं जाऊंगी, ना मेरे बच्चे जाने वाले हैं, ना कोई दबाव बनाने वाला है।
कुछ भी नहीं है तो आप कर दो। लेकिन वही था कि नाम होगा तो तीनों के, नहीं है तो नहीं, और आधा भाई के नाम पर। वो बहन के यहाँ चली गई। हमारा ये था कि भाई अपने घर आओ तब आपसे बात करेंगे, और वो अपने घर आ गई। फिर मैं गई यहाँ से। मेरी भी इतनी बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत में गुजरी हूँ, क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ। ILD का प्रॉब्लम होने के बाद मेरी बहुत बुरी हालत। वो तो मैं खुद कहती हूँ कि मेडिटेशन से मेरा तन और मन बस चल रहा है, वरना मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा। फिर मैंने बात की और वो बिल दोबारा चेंज करवाई कि नहीं, आप बेटियों के नाम पे मत करो, उन बच्चों के नाम पे ही कर दो। और बच्चों से प्रॉमिस करवाया कि दादी की अच्छे से सेवा करेंगे, कोई भी कमी नहीं आएगी। कसम दिलवाई, सब कुछ करवाया। लेकिन मैं वो सब प्रॉपर्टी वगैरह सब करवा के आई, और बच्चों ने फिर वही हाल किया कि उनकी कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं। और वो इतना घबरा गई होंगी शायद कि मैं अब क्या करूं। तो उन्होंने एक दिन मुझे 10 बजे रात को फोन किया और बताया कि देख ले, तू गारंटी ले रही थी ना इनकी, इन्होंने मेरे को अभी तक भी कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए। 10 बजे, वो 6 बजे शाम को खाना खा लेती। पूरा जीवन हमारे घर में शाम को 6 बजे खाना खा लेते हैं, सूरज ढलने से पहले। कोई भी लेट नहीं खाता था पहले, शादी के पहले की मैं बात बता रही हूँ। अब तो उनके 11 भी बजते हैं, 12 भी बजते हैं। तो मैंने बोला कि उनसे पूछा कि फोन उनको दो कि आज ही लेट हो गया, बुआ दे देंगे, अब नहीं होगा, ऐसा बोल दिया। ठीक है। फिर 2-4 दिन के बाद भी मैंने फिर बात की मम्मी से, तो वो जिस तरह से बात कर रही थी मुझे डाउट लग रहा था। फिर मैंने बात की, फिर अपनी बहन को भेजा बीच वाली को कि पता करके आ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मम्मी जो बातें कर रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि प्रेशर में कर रही है, सामने कोई खड़ा होता है। तो वो गई, तो वो भी उनको बेवकूफ बना लेते थे। ये अंधा मोह इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि हमारी बुद्धि पे पर्दा डाल देता है। हम उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम नहीं होना चाहें। उसे भी मैंने 10 बार बोला कि तू पता कर, मम्मी से अलग बैठ के बात कर, लेकिन उसने भी नहीं किया। और मेरी मम्मी दोबारा बाथरूम जाने लगी और गिर गई, और उसके बाद वो खड़ी नहीं हो पाई। और भाई बाथरूम तो जाना ही है तो जाएगी। बारिश में आ रहा था, बारिश में तो उसका पैर फिसल गया, गिर गई, और उसके बाद में वो खड़ी नहीं हो पाई। फिर उनका वही जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रैक्शन पे रखा, वो सब। अब उनको ट्रैक्शन भी समझ में नहीं आता था। उनको लगता था कि तो ऊंचा क्यों पैर को रखा है, मुझे तकलीफ हो रही है, क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। फिर उनको समझाया, 15 दिन के बाद भी उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा कि भाई वो जरूरी है, ट्रैक्शन खिंचाव आएगा, नहीं तो नहीं हो पाओगे सही। बहुत समझाया, लेकिन उनकी बॉडी धीरे धीरे, उन्होंने ना उनकी मालिश की, जैसे थी वैसी पड़ी रहती थी, ना नहलाया ठीक से, ना धुलाया, कुछ भी नहीं। बस 2 बार थोड़ा थोड़ा आधी रोटी जितना वो खाती थी, बहुत कम खाती थी, बहुत कम आधी रोटी, क्योंकि मैं लेकर आई, मुझे पता है, बहुत कम। उसमें उनकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो गए। फिर हमें पता भी नहीं चला, बहुत उनको प्रॉब्लम हो गई। फिर एक दिन कुछ मुझे डाउट हुआ, फोन कटा नहीं था और आवाज आई कि तुम मुझे क्यों डराते हो। ये बात मेरे कानों तक जैसे ही गई, मैं पूरी नीचे से ऊपर तक हिल गई। मुझे पक्का जो मेरा डाउट था वो पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मम्मी की देखभाल प्रॉपर नहीं है। मैंने, हमारे घर में किराएदार रहते थे, उस लड़की को फोन लगाया कि भाई बताओ, ये जो मुझे डाउट होता है बार बार में, क्योंकि वहां से बच्चे इतने अच्छे से बात करते हैं और भाभी भी इतनी अच्छे से बात करती है, और सारे ब्लेम उन्हीं को मर देते हैं कि ये बात नहीं सुनती है। और मैं भी मानती थी कि थोड़ी बुजुर्ग होने के बाद जिद्दी हो जाते हैं, नहीं सुनती होंगी। मैं सब चीजों में यस यस कर देती। बीच वाली बहन ने भी वही इंफॉर्मेशन ला के दी। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अचानक मेरे पास आ गया, और मुझे बहुत दिनों से डाउट भी था। तो उस लड़की ने डरते डरते बताया कि बुआ जी, आपको जो डाउट हुआ है और जो आपने सुना है बिल्कुल सच है। अम्मा की बिल्कुल भी केयर नहीं है, अम्मा बहुत ज्यादा परेशान है, वो आपको बताती नहीं है। तो मैंने कहा कि आप उन्हें ये समझाओ कि आप डरो मत, बुआ जी आएंगी और कैसे भी करके आपको यहाँ से निकालेंगी, आप डरो मत। जो भी आपकी कंडीशन हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करूंगी, लेकिन इनको किसी दूसरे को नहीं फिर रखना है। ये नहीं है कि आप उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, नहीं। जब आपका कोई नहीं हुआ तो भगवान पे भरोसा रखो, मैं आपका सब कुछ करूंगी, सब कुछ। और मैंने अपनी मम्मी से, उस लड़की ने उनको ये चीज कंफर्म करवा दी कि बुआ जी की ये शर्त है, क्योंकि उनकी हालत खराब रहती है, वो किसी को 1 कप चाय भी बना के नहीं देंगी, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं, हॉस्पिटल से आओ और लौट जाओ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो करने लायक नहीं है। आपका वो सब कुछ करेंगी। उस बच्ची ने उनको कन्विंस करवाया, और फिर मैंने उनसे बात की कि मम्मी डरो मत, मुझे सब कुछ पता चल गया है जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, कुछ भी डरो मत। तुम ये भी मत सोचो कैसे लेके जाएगी, वो मेरा काम है, मैं आऊंगी टैक्सी करके
और एम्बुलेंस में तुम्हें लेके जाऊंगी और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारी देखभाल या तो कोई अच्छे आश्रम में रखूंगी अगर मेरे बस का नहीं होगा। तुम सबसे पहले डरो मत, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। तो मेरी मम्मी ने ये चीज, मम्मी समझ रही हो ना मम्मी कि हाँ, मैंने कहा मैं आऊंगी। और तुम किसी को ये मत बताना कि मेरी बेटी आएगी और लेके जाएगी, तुम सबको यही बोलना कि मैं आश्रम जा रही हूँ, मेरी बेटी मुझे आश्रम में छोड़ेगी, ताकि रहने वाले लोगों को थोड़ी शर्म आए कि इस औरत ने हमारे लिए क्या किया, कितनी दुआएं दी, हमारा इतना ध्यान रखती थी और हम इसके लिए लास्ट में कुछ नहीं कर पाए। चलो घर वाले नालायक होते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं या उनके कर्म बंधन होगा। आप इतने सारे सज्जन भद्रजन थे, कम से कम एक फोन करके बेटियों को सही इन्फॉर्मेशन दे देते। किसी ने भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि लोग बिगाड़ना नहीं चाहते किसी से। अरे समय आने पे भगवान पूरी दुनिया बिगाड़ देता है, आप क्या नहीं बिगाड़ोगे? क्या आपके बनाने से बन जाएगा? दूसरों के अंदर वही से। आप उस औरत को तो सोचते हो उन्होंने आपके लिए क्या किया, जब उनके पास कुछ नहीं था तभी भी आप सबको साथ में लेके चली। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बात की तो मेरी मम्मी को ये बैठ गया कि हाँ वो आएगी और मुझे लेके जाएगी। और सबको जो आता था, बस अब हम थोड़े दिन यहाँ पे हैं, हमारी बेटी आने वाली है, वो लेके जाएगी आश्रम में।